है तो यहाँ पे आता है एक्स रे। ठीक है, तो एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होता है? जब हम कूलिज नलिका में एक उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को लाते हैं और हाई एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट जैसे टंगस्टन हो गया या मोलिब्डेनम हो गया, इस पर जब टकराते हैं तो क्या होता है? एक्स रेज फोटॉन के रूप में बाहर आता है। तो एक्स रेज किसके रूप में आता है? फोटॉन के रूप में बाहर आता है और एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर आता है। तो इस तरह से एक्स रेज का प्रोडक्शन होता है। एक्स रेज दो प्रकार से होता है, एक हार्ड एक्स रेज, एक सॉफ्ट एक्स रेज। देखिए भेदन क्षमता समान डायरेक्टली प्रोडक्शन होता है एनर्जी के, डायरेक्टली प्रोडक्शन होता है फ्रिक्वेंसी के, इनवर्सली प्रोडक्शन होता है वेवलेंथ के। तो इसका मतलब हार्ड जो है वो हार्ड होगा, उसकी भेदन क्षमता ज्यादा होगी, जो सॉफ्ट होगा वो मुलायम होगा, उसकी भेदन क्षमता कम होगी। तो इसीलिए हार्ड एक्स रेज की भेदन क्षमता ज्यादा होता है। तो जब हार्ड एक्स रेज की भेदन क्षमता ज्यादा होगा, पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगा, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा होगी। ठीक है, इसका वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। तो एक्स रेज का वेवलेंथ 1 से 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है, बंटवारा होता है 1 से 10, 10 से 100। तो इसका वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम तक आता है हार्ड एक्स रेज का। सॉफ्ट एक्स रेज की एनर्जी कम होगी, आवृत्ति कम होगी, लेकिन वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो वेवलेंथ कितना आता है? 10 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब इसमें कई प्रॉपर्टीज होते हैं। एक्स रेज क्या होता है? एक्स रेज जो होता है उसका वेवलेंथ, ये मैंने आपको डिस्कस ही कर दिया, हो सकता है पूछा जाए। एक्स किरणों का वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ये प्रकाश की चाल से चलता है और इसका प्रयोग राडार स्टेशन में इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है। ये प्लेन के बॉडी को भेदने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसलिए वहां हम रेडियो वेव का प्रयोग करते हैं ताकि भेदे न और वापस लौट आए, डिटेक्टर से डिटेक्ट हो जाए। हाँ, राडार स्टेशन में रेडियो वेव का प्रयोग करते हैं क्योंकि सबसे कम भेदन क्षमता रेडियो तरंग का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमम वेवलेंथ जो एक्स रेज का होता है वो होता है hc अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पे हो सकता है फार्मूला आ जाए या न्यूमेरिकल आ जाए, इसमें फार्मूला का ट्रेंड है तो आ सकता है। एक्स रेज का मिनिमम वेवलेंथ hc बटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये चीजें हो जाता है। या आप एक तरह से कह दीजिए कि इसमें जो है, अच्छा मिनिमम वेवलेंथ इनका जो है पोटेंशियल डिफरेंस के क्या हो रहा है? डायरेक्टली क्वेश्चन है, देखे यस कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनवर्सली है। और वेवलेंथ क्या होता है? पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है? वेवलेंथ इसके इनवर्सली होता है। इसका मतलब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? भेदन क्षमता व्यक्त समानुपाती होता है वेवलेंथ के, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के। तो आपसे एक प्रश्न पूछा गया एक बार एग्जाम में कि एक्स किरणों में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो उसकी भेदन क्षमता पेनिट्रेटिंग पावर पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होगा? बढ़ जाए। ठीक है, तो हाँ, एक्स किरणों की भेदन क्षमता जो है विभवांतर बढ़ाने पर बढ़ जाता है। दूसरा चीज एक्स रेज का वेवलेंथ ये है, ये पूछा जा सकता है, एक्स रेज का वेवलेंथ का याद है। एक चीज और है, अगर आपको पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक्स रेज का वेवलेंथ किसके किसके बीच आता है, तो आपने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉग एक्शन में बात होता है ना, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, फिर एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट। इसका मतलब ये गामा और अल्ट्रा वायलेट के बीच में इसका वेवलेंथ होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखिए डी ब्रॉगली का जो वेवलेंथ है वो एसोसिएटेड विद मैटर्स है, पदार्थ से संबंधित है। और ये किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, प्रोटॉन के लिए होता है, अल्फा पार्टिकल। हो सकता है आपसे कई ऑप्शन दे दे कि डी ब्रॉगली का वेवलेंथ इनमें से किसके लिए नहीं होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन के लिए नहीं होता। ठीक है, और कभी कभी आपसे ई बाई एम वैल्यू पूछा था, तो ई बाई एम वैल्यू किसका ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद प्रोटॉन का होता है, इसके बाद आपका जो है अल्फा पार्टिकल का होता है, इसके बाद आपका जो है न्यूट्रॉन का होता है। तो ई बाई एम वैल्यू आप रट्टा मान लीजिए क्योंकि कहीं कहीं आएगा ऐसे तो पूछेगा ई बाई एम वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज और हो जाता है आपका, डी ब्रॉगली में बताया कि जो वेवलेंथ होता है वो एच अपॉन मोमेंटम होता है, देखिए संदेह होता है। ठीक है, यही बेसिक है इनका। अब इसके आगे फार्मूला हम बनाते चले जाते हैं क्योंकि रेखीय संवेग मास इनटू वेलोसिटी होता है, इसलिए एच बटे हम भी लिख देते हैं। P बराबर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अंडर रूट 2m होता है, हमने गैरिस वालों ने पढ़ा है, वो लिख दिया है। अगर वहां पे आवेश दे दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में तो ये रख दिया है। एक रिलेशन और आपको बता दें,
काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो रिलेशन होता है वो आता है E इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस पे भी कभी क्वेश्चन दे देता है कि अगर किसी इसको 10 वोल्ट दिया गया तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। 1 वोल्ट दिया गया तो कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी रिलेशन होता है। और इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेटेड वैल्यू अगर पूछ लेता है कि विभवांतर इलेक्ट्रॉन के लिए इतना है तो डी ब्राउनी वेवलेंथ बताइए, तो 12.27 मीटर अंडर रूट विभवांतर होता है। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, फोटॉन की बात हम जब करते हैं तो एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या होता है, फोटॉन की एनर्जी h होता है। ठीक है, फोटॉन की एनर्जी जो होता है h होता है, और फोटॉन का रेस्ट मास शून्य होता है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर है ना, एनर्जी h होती है। अब न्यू इक्वल टू c बाई लेम्डा होता है, इसलिए हमने लिख दिया। अब h अपॉन लेम्डा क्या होता है, मोमेंटम होता है p, इसलिए E बराबर हो गया p से। तो P बराबर क्या हो जाएगा, E बाई c। यही आपका जो है जैसे लेक्चर में पूछा है 2022 वाले में। ठीक है, डायरेक्ट यही। तो अच्छा, फोटॉन का वेवलेंथ अगर पूछ रहा है तो ये चीजें हैं आपका। अच्छा, एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रॉन के लिए और फोटॉन के वेवलेंथ, डी ब्राउनी वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रॉन और फोटॉन के वेवलेंथ का रेशियो एनर्जी के टर्म में क्या होता है। तो ये निकाला गया, इसका फॉर्मूला ये आता है। वहां पे ऑप्शन दिया ई स्क्वायर अंडर रूट ई पावर 3/2 ई पावर 4 ऐसे है। तो दोनों का रेशियो आप निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या है, h बटे अंडर रूट 2 एम। और फोटॉन का क्या होता है, फोटॉन का यहाँ पे देखिए, यहां से निकाल लिया, वेवलेंथ हो जाएगी एच सी बटे ई। तो यहाँ पे अपान करेंगे तो एच सी बटे ई करेंगे, ये ऊपर आ गया। तो अब क्या है, ऊपर नीचे अंडर रूट ई से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे अंडर रूट ई को कैंसिल कर देगा, यहाँ अंडर रूट ई आएगा। तो ई पावर हाफ के डायरेक्टली। ठीक है, ये उसका आंसर है। अब इसके बाद अनसर्टेनिटी पे आते हैं। अनसर्टेनिटी शायद नहीं पूछा गया है, तो इसलिए इसको हल्के में जान लीजिए। अनसर्टेनिटी बताया गया कि एक साथ इस पोजीशन और मोमेंटम दोनों साथ साथ होना संभव नहीं है। और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एच डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बटे 4 पाई। एच कट के रूप में लिखा जाता है, तो एच कट का मान होता है एच बटे 2 पाई। तो एच कट तो होता है। उसी तरह से पोजीशन के साथ जैसे संवेग होता है, उसी तरह से ऊर्जा के साथ समय होता है, और कोणीय संवेग के साथ एंगल होता है। ठीक है, बस इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन आता है। देखिए, एटॉमिक मास और त्रिज्या में रिलेशन जो होता है, R बराबर R0 पावर 1/3 होता है। R0 का मान ये होता है। अगर जैसे दे दे किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास इतना है, या ऐसा एलिमेंट दे दे जिसको आप जानते हैं, नाइट्रोजन दे दे, ऑक्सीजन दे दे, जिसको आप जानते हैं, और फिर कह दे उसका रेडियस बताइए, तो क्या करना है, 1.1 इंटू 10⁻15 गुणे उसका एटॉमिक मास पावर 1/3। शायद एल्यूमिनियम 27 होता है क्या, 27 होता है एटॉमिक मास, 27 होगा, 27 ना, तो 27 पावर 1/3 कर दी, 3 3 27, 3 इधर आ जाएगा, और 11 का है 33, 3.3 गुणे 10 के साथ 15 रेडियस हो जाएगा। एक प्रश्न ये बन जाएगा। दूसरा ये बन जाएगा, दे देगा कि 2 एलिमेंट है, एक एल्यूमिनियम है, एक नाइट्रोजन है। एल्यूमिनियम का रेडियस इतना होता है, तो नाइट्रोजन का क्या होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, एल्यूमिनियम का रेडियस कर देंगे, यहाँ नाइट्रोजन की रेडियस निकालना है, एल्यूमिनियम के एटॉमिक मास, नाइट्रोजन के एटॉमिक मास, पावर 1/3 करके निकाल लेंगे। इस तरह के एक क्वेश्चन पर आएगा, समझ रहे ना। तो इसका बस यही इतना ही रोल है, और कोई रोल नहीं। 2 प्रश्न इस पे बन सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर आता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होगा, आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर समय बचता आ जाता है तो वो देंगे एटॉमिक नंबर इतना है, न्यूट्रॉन नंबर इतना है, तो मास ऑफ प्रोटॉन आप जानते हैं, गुणा कर दीजिए, और न्यूट्रॉन नंबर जो दी, ये टोटल आपका जोड़ने पे आया, वो मास अपना कुछ देंगे, उसमें से न्यूक्लियस का मास घटा देंगे, तो मास में कितना डिफेक्ट आया वो पता चल गया, इंटू सी स्क्वायर कर देते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है। अच्छा, कोई भी न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल कब होता है, जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसका ज्यादा होता है। इसको कभी कभी कर्व पूछ लेता है कि कर्व कैसे आया है, तो ऊपर जाके कर्व ऐसे आता है क्या, इसका फायदा ऐसे ऐसे करके आता है। ठीक है, तो ये चीजें होता है। अब हम आते हैं डीके में। देखिए, डीके क्या होता है, डीके होता है नेचुरल, जो अपने आप डीके होता रहता है। ठीक है, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल डीके जो होता है, तो जैसे कह दिया जाए, जो जमीन के अंदर
तीन चार चीज है। जैसे कह दिया पुरानी कोई चट्टान मिल गया, आपसे कोई कह दिया कि डीके होकर के जितना पोर्शन आया बताइए कितना पुराना होगा, क्या एज होगा, उसको किससे निकालते हैं? यूरेनियम डेटिंग से। और फोसिल्स, फोसिल्स माने जमीन के अंदर जो चीजें मिलती है, जैसे किसी आदमी का बोन्स मिल गया, ठीक है, या कोई, हाँ वो कार्बन डेटिंग से निकालते हैं। ये दोनों डिफरेंस है। उसका कार्बन डेटिंग से निकालते हैं, जो चट्टानों कान है पुराने उनका यूरेनियम डेटिंग, ठीक है। अब आर्टिफिशियल भी होता है इसमें, देखिए आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल हम कराते हैं। कैसे कराते हैं? जैसे मान लीजिए यूरेनियम 238, उसमें हमने न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करा दिया, क्या होता है? वो दो पार्ट में टूटता है, डी और के आर, दो चीजें कैप्टन आता है। तो इसका मतलब ये आर्टिफिशियल है, यही आपसे पूछा है पीजीटी 2022 में, ठीक है। अगला चीज डीके में देखिए, जब अल्फा डीके होता है तो अल्फा मतलब हीलियम होता है। हीलियम में एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4 है। जब किसी चीज में इतना निकलेगा, इसका मतलब एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाएगी और एटॉमिक मास में 4 की कमी, ठीक है। ये चीज है। दूसरा चीज इसमें देखिए बड़ा कंफ्यूजन आता है। माइनस बीटा डीके मतलब, माइनस बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, सीधी सी बात है, इसका कॉन्सेप्ट यही है, इसको सीधा ऐसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। जब माइनस बीटा निकलेगा तो ये माइनस एक साइन होता है, तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में एक जुड़ जाएगा, एटॉमिक मास 0 है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो एटॉमिक नंबर में एक जुड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। अभी आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, पीजीटी में आया हुआ है, तीन चार ऐसे रिएक्शन बनाएंगे जिसमें आपको पहचानना पड़ेगा उसमें गलत दिया है, उसमें इसके साथ न्यूट्रिनो निकाल दिया है, और लोग गलती से उसको सही मान दिए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन पहचाना है, इलेक्ट्रॉन है तो एंटी न्यूट्रिनो, और जब पॉजिट्रॉन निकलता है, पॉजिट्रॉन का मतलब यहाँ एक प्लस होता है, तो जब प्लस होगा तो एटॉमिक नंबर में एक की कमी हो जाती है, वहां उसके साथ न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है। हाँ, ई प्लस के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो, और ई प्लस पॉजिट्रॉन के साथ हमेशा न्यूट्रिनो, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद जो हो जाता है, अभी इसके क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर कोई एलिमेंट है कहीं एक जगह से डीके होकर दूसरी जगह जाता है तो उसके कितने अल्फा बीटा पार्टिकल निकले, तो उनके एटॉमिक मास का डिफरेंस ले लेंगे, 4 से भाग देंगे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और बीटा पार्टिकल निकालना है तो 2 अल्फा माइनस एटॉमिक नंबर का डिफरेंस, इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपका चांसेस मैक्सिमम है कि आपसे ये फार्मूला पूछ लिया, मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि ये फार्मूला अभी इधर रिपीट नहीं हुआ है, फार्मूला इसमें खूब आ रहा है। तो बस इतना जान लीजिए कि एवरेज लाइफ, डीके कांस्टेंट और अर्ध आयु तीनों में ये संबंध होता है। एवरेज लाइफ माने औसत आयु, ये 6 नियतांक है, ये अर्ध आयु, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है। अब इसके बाद एक चीज और है, न्यूमेरिकल एक आता है, n बराबर n0 1/2 पावर n, जहां n बराबर होता है t/t हाफ, ये एकदम आना ही आना है, इससे कंफर्म है आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। n0 प्रारंभिक मात्रा और n बची हुई मात्रा, ठीक है। जैसे उन्होंने कह दिया कि कोई वस्तु डीके होते होते अब इसकी बची हुई मात्रा एक चौथाई रहे, तो उस समय बताइए, तो यहाँ n की जगह एक चौथाई कर देंगे, तो 1/2 और इधर 1/2 पावर n है, तो 1/2 का पावर करेंगे, पावर 2 हो जाएगा, तो n का मान निकल जाएगा। जैसे n का मान रखेंगे, अर्धा रखेंगे, बचा हुआ समय पूरा पता चल जाता है। अब इस पे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। इस पे दो तरह से क्वेश्चन आता है, एक इस पे आए तो आसानी से हो जाएगा, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आता है, उसको कराते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन में देखिए क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन दो प्रकार से होता है, एक होता है नाभिकीय विखंडन और संलयन। आपसे इस पे 2-3 प्रश्न पूछा है पीजीटी में। एक पूछा है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें निकलती है, ऊर्जा नाभिकीय संलयन में, विखंडन ज्यादा निकलती है, ठीक है। तो फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन का एक स्टेटमेंट पूछा है कि यूरेनियम के ऊपर जब हम न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराते हैं तो ये आर्टिफिशियल डिके है, कृत्रिम है, सही तो है, कृत्रिम भी तो है, ये कराया गया है। अब इसमें क्या होता है, ऊर्जा निकलती है, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ये क्या है ये जान लीजिए, हो सकता है रिएक्शन पूछ ले। अच्छा, ये दो तरह का रिएक्शन होता है, एक होता है अनकंट्रोल, एक होता है कंट्रोल। अनकंट्रोल भी पूछा, अनकंट्रोल कंट्रोल नहीं किया, हाँ एक बार स्टार्ट हुआ तो कंट्रोल नहीं होगा, फटने के बाद ही वो हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल होता है एटम बम। तो परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन का उदाहरण होता है, ठीक है। दूसरा चीज आते हैं यहाँ पे हम,
ठीक है, ये है दूसरा एग्जाम्पल। इसमें आते हैं कंट्रोल चेन रिएक्शन। देखिए, कंट्रोल चेन रिएक्शन मतलब जिस रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है वो कंट्रोल चेन रिएक्शन है। इसमें कई चीज यूज होता है। मैचिंग के लिए था आपका कैडमियम मॉडरेटर करके था ना मैचिंग के लिए। तो मॉडरेट का मतलब उसको इट रिड्यूस द स्पीड ऑफ, हो सकता है स्टेटमेंट को। उसमें मॉडरेटर क्या करता है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करता है। मंदन का काम करना, मंदन, मंदक माने मंदन करेगा, रोकेगा, स्लो करेगा। हाँ, इसमें भारी जल D2, साधारण जल नहीं है, भारी जल है, ग्रेफाइट है, बेरिलियम है। ठीक है। कंट्रोल लॉग क्या होता है, कंट्रोल लॉग रिएक्शन को स्टार्ट करता है या स्टॉप करता है। इसमें कैडमियम का रॉड होता है और बोरान होता है। आपके ऑप्शन में कैडमियम है और इस वाले में शायद ग्रेफाइट है। क्या ग्रेफाइट है, भारी जल। और कूलेंट का काम कौन करता है, कूलेंट मैंने सीधा ठंडा, हाँ वो भी करता है। सिंपल वाटर को फेमस है। ठीक है, दे देगा जल या भारी जल। ये सोडियम लिपिड। अच्छा, इन दोनों में देखिए, यहां देगा भारी जल, ये देगा जल। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। भारी जल बंधन के लिए है, ये साधारण जल है। भारी जल का मतलब इस जल से संबंध नहीं हुआ, फिर वो ये हो गया। ठीक है। अब इसके बाद ईंधन के रूप में पूछा गया है आपका यूरेनियम 235 सोडियम इतना ये। ठीक है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन क्या होता है, जब छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर के बड़ा बनाते हैं तो नाभिकीय संलयन कहलाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। हाइड्रोजन बम इसका उदाहरण। ठीक है। सूर्य और तारों के ऊर्जा का स्रोत यही है, नाभिकीय संलयन। ठीक है। अच्छा, सूर्य में क्या होता है, चार हाइड्रोजन मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं जो हीलियम होता है। ठीक है। अब ये कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस, ये साइकिल आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो देखते जाओ आता है इसमें। अरे हाइड्रोजन बम किसका उदाहरण है, हाइड्रोजन बम इसी का उदाहरण यह तो है। लिखा नहीं क्या, हाइड्रोजन बम भी इसी का उदाहरण लिखा तो है। ये हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। सबसे ज्यादा जो ऊर्जा रिलीज होती है नाभिकीय विखंडन से भी ज्यादा इसमें। ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में तो ज्यादा कुछ है नहीं, नहीं है, ऑप्शन नहीं। तो ये थ्योरी हो गया। अब देखिए, मैं इसमें कुछ क्वेश्चन बोलूंगा और उस क्वेश्चन को आपको जो है फटाफट देखना है। ठीक है। उस उस क्वेश्चन को आपको फटाफट देखिए, पेज पे आ जाते हैं अभी। ठीक है। अब एक कॉपी निकाल लीजिए। ठीक है, कॉपी निकाल लीजिए। मैं, हाँ, देखिए अभी हमने न्यूक्लियस, हाँ ये चलेगा, चलेगा। न्यूक्लियस हमने आपको एक वो कर दिया है। ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका। देखिए, अल्फा बीटा कैसे क्या निकलता है, सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया न्यूक्लियर का ना। न्यूक्लियर के इसमें कई क्वेश्चन है, आप ऐसे देख लीजिए क्वेश्चन बोलेंगे तो हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिख लीजिए इसको, ये डिफरेंट है। ठीक है। और हाँ, देखिए, जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हुए थे। देखिए, यदि कोई पदार्थ 5 दिन में 10% घट जाता है, इफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन reduced by 10% in 5 days। माने कोई पदार्थ है 5 दिन में वो 10% उसकी मात्रा घट जाती है। ठीक है। तो 20 दिन में कितना प्रतिशत घट जाएगी, तो 20 दिन में कितने प्रतिशत बचेगी। हाँ, फाइंड remaining quantity in 20 days।
20 दिन में, हाँ तो 20 दिन में कितने प्रतिशत मात्रा बचेगी। इसमें पहला दिया है 70%, दूसरा ऑप्शन दिया है 75%, तीसरा ऑप्शन दिया है 65% और चौथा ऑप्शन दिया है 60%। ठीक है, सोल्यूशन देखिए इस तरह का क्वेश्चन ये आपका है, पीजीटी 2005 लिखा है लेकिन आपका आया है ये। ठीक है, ठीक है, देखिए इसको समझ लीजिए, ये वो पैटर्न नहीं है, आगे ये वो पैटर्न नहीं है, इस पैटर्न के अलावा एक पैटर्न इजी क्वेश्चन का है, बाकी कोई नहीं है। हाँ इसको देखिए ये अलग है, इसमें फार्मूला जो होता है n बराबर n e टू पावर माइनस लेमडा t, n0, n0 प्रारंभिक मात्रा होती है, प्रारंभिक मात्रा, और n बची मात्रा, ये तो सभी को पता है, वहां भी यही था, वो जब वो फार्मूला लगाया था, है ना। अब देखिए 10% घटा, 10% घटा तो बचा कितना, 90%। भाई अगर कोई वैल्यू है 10% घट गया, बचा 90%, तो बचा हुआ वैल्यू ये कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वैल्यू का 90%, 90/100, 0 कट गया, 0.9 m0 इक्वेशन सेकेंड। यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अरे यहाँ इक्वेशन का बनेगा, यहाँ तो वैल्यू अभी निकालना है, ये इक्वेशन नहीं। अब देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, बची हुई मात्रा है, ठीक है, तो ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, बची हुई मात्रा 0.9 m0, फर्स्ट से पहले से निकालना है, 0.9 m0 बराबर n0 इंटू पावर माइनस लेमडा इंटू 4 साल था 5 साल था, गुणे 5, कोई दिक्कत तो नहीं हो, n0 से n0 गया, इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आया वो आ गया e टू पावर माइनस 5 लेमडा, है ना, 5 लेमडा इक्वल टू 0.9, एक वैल्यू तो हमें मिला। अब यही वैल्यू आगे आपका क्वेश्चन सॉल्व करा दे, तो हम पहली बार ऐसा करके क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं, दूसरा फॉर्मूला फिर यही लगाएंगे, बचा हुआ मात्रा बराबर n0 इंटू पावर माइनस लेमडा t, बचा हुआ मात्रा n0, इसको आगे बढ़ा देना, n0 इंटू पावर माइनस 20 लेमडा, 20 साल पूछा है, 20 लेमडा, तो n0 इंटू पावर माइनस 5 लेमडा, 5 चौक 20 घाते 4, लिख सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इतना पता है, और जैसे इतना पता है आ गया आपका आंसर, n0 गुणे 0.9 के घाते 4। अब यहां से जो आंसर आ गया, परसेंटेज निकालना है, तो बची हुई मात्रा प्रारंभिक मात्रा का कितना परसेंट होगा, बची हुई मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा गुणे 100 बराबर, हमने क्या किया है, n में n0 से भाग दिया, 100 से गुणा कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा 0.9 के घाते 4 गुणे, यही कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, 9 9 81, 81 गुणे 81 कितना आएगा, 8 64 होता है,
65 कुछ आएगा, है ना। 81 गुणा 81 कर लीजिए, 65.61 ना, ये आ जाएगा 65.61%। अब आपका आंसर क्या होगा इसमें, तो इस क्वेश्चन पे कमांड कर लीजिए। करना क्या है, इसी को 2 बार लिखना है, इसी फॉर्मूले को 2 बार लिखना है, समझ गए। एक बार लिखना है तो 5 साल रख के रखना है, और दोबारा अगर लिखना है तो टाइम कमांड 20 साल रखना है। और 5 साल वाला रखेंगे तो न्यूमेरिकल का वैल्यू आ जाएगा, इतने कमान इतना आ जाएगा, जैसे इतना है उसी कमान यहाँ पे रख। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे कमांड कर लीजिए। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस पे, फोटो ले लीजिए मोबाइल से, देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वीडियो तो है ही, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब इसी में एक चीज और कह रहा है, ये सबको समझ में आ गया है ना। अब इसको डिलीट करें, देखिए देखिए टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है एक रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% 5 वर्ष में क्षय होता है, 25% इन 5 ईयर। फाइंड रिमेनिंग वैल्यू इन, फाइंड रिमेनिंग वैल्यू इन 20। वो डे था क्या, दिन था, ये साल कर दिया है, 20 ईयर। जी जी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। माने कोई पदार्थ 5 साल में 25% घट जाता है, तो 20 साल में कितना परसेंट क्या हो, क्वेश्चन वही है ना। अब देखिए इसका क्या करते हैं, फिर से देख लीजिए, 2 क्वेश्चन कर लेंगे, आपको कमांड हो जाएगा। पहला इक्वेशन लिखेंगे n बराबर n0 इंटू 4 - होता है। अभी बची हुई मात्रा कितना है, 25% तो खत्म हो गया, तो बचा कितना, 75%। 75% को 3/4 लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 3/4 n0 बराबर n0 इंटू 4 - t की जगह 5 हो जाएगा। 5 ऐसा लिख सकते हैं क्या, ना। n0 गया, इसका मतलब e⁻⁵ का वैल्यू आ गया 3/4। दोबारा लिखेंगे n बराबर n0 इंटू 4 - 20 एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, n0 इंटू 4 - 5 घाते 4। ठीक है, क्या हो गया, n बराबर n0, इसका वैल्यू 3/4 है, 3/4 घाते। परसेंटेज निकालना है, n में n0 से भाग दे देंगे, परसेंटेज कह रहा है तो गुणे 100 बराबर है, यहाँ क्या बता, 3/4 घाते 4 गुणे 100। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया 2 क्वेश्चन से। ये 21 में पूछा गया है पीजीटी में, तो आपसे इसमें पूछ सकता है। इसको सॉल्व करेंगे, 31.64 आएगा ये, 31.64%। 2 क्वेश्चन इस पे भरपूर है।
ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये क्वेश्चन अगला है आपका, टीजीटी 2021 का है। इन्होंने कहा है कौन सा सही है, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन्होंने दिया है टी हाफ बराबर 0.693 बटे लेमडा। यहाँ दिया है टी हाफ बराबर लेमडा बटे 0.69। तीसरा दिया है टी हाफ बराबर 0.936 बटे लेमडा, और टी हाफ बराबर ये लेमडा बटे 0.936। ये टीजीटी में पूछा गया है, इसमें आ सकता है इंपॉर्टेंट। ये बताइए, एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ बराबर क्या होता है? एवरेज लाइफ क्या होता है? टी हाफ बटे 0.693 या बराबर 1.44 टू टी हाफ या बराबर 1 अपॉन, तो निकाल लीजिए क्या हो जाएगा। लेमडा के टर्म पूछा है ना, तो टी हाफ बराबर कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ, टीजीटी 2021 का है ये। ठीक है, आगे ये भी पूछा है 1.74 टी हाफ, तो दूसरा प्रश्न बोले, देखिए प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके है, कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़िएगा। देखिए, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 60 मिनट है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 60 मिनट है। ठीक है, 3 घंटे बाद 60 मिनट है। 3 घंटे बाद, 3 घंटे माने हो गया 318, 180 मिनट बाद। 3 घंटे बाद कितना पदार्थ क्षय हो जाएगा? 3 घंटे बाद कितना पदार्थ क्षय हो जाएगा? ये पूछा कितना पदार्थ क्षय हो जाएगा, बचेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे? कितना बचा, एक में से उसको हटा दिए, 6 वाला पता चल गया। और 6 वाला अगर निकाल लेते हैं, कितना बचा, एक में से हटाते हैं, तो निकाल दीजिए कितना बचा, कितना बचा। नहीं, इसमें कितना क्षय हुआ ये पूछा है, निकालिए। देखिए, हाँ, ऑप्शन है आपका 87.5, 9.5, 25.5। अच्छा देखिए, हो सकता है सॉल्व करते करते ऐसा रट्टा आ गया हो। कॉन्सेप्ट जानिए, कॉन्सेप्ट क्या है इसके सोल्यूशन मैंने क्या बताया था, दो फॉर्मूला बताया था, स्मॉल एन बराबर कैपिटल टी बटे टी हाफ, और दूसरा क्या बताया था, एन बराबर एन तो 1/2 पावर एन। ये बची हुई मात्रा होती है। ठीक है,
तो अब देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, n बराबर कितना आ जाएगा, 180 बटे 60, 3 आएगा क्या, 3 आया ना, तो n बराबर 3 आ गया। अब यहां रख देते हैं n बराबर n0 1/2 पावर 3, तो कितना हो जाएगा, n बराबर n0 1/8। तो भैया बचा कितना, बचा मान n बराबर कितना हो गया, n0 1/8, बचा इतना है, तो 6 कितना हुआ, 6 मान, 6 मान क्या हो जाएगा, बराबर 1 - 1/8 बराबर 7/8, 7/8 टाइम n, यही है। तो अभी 6% बचा, परसेंट भी पूछते तो उसे पूरा कर देते, 6% पूछ रहे हैं, इसलिए 6% प्रतिशत का मतलब जो भी आता है पूरा कर दिया जाता है। 7/8 गुणे 100 कितना जाएगा, 4 दूनी 8, 25, 100 का 100, 125, 25 सत्तर 150 ना, 25 छक्का 25 सत्तर 175, 175/2, तो 85.3 आ जाए, कौन से समझ गया है ना। यहाँ पे जनरली अगर पूछ लेता बचा मान कितना है तो ये होगा, आपका अभी पीजीटी में इसी तरह से आया था, 1/16 आया था उसमें, ठीक है, हाँ, उसमें 20 और 4 करके पूछ दिया था क्या, यहाँ पे 6 मान पूछ लिया, तो ये वैल्यू बचा मान है, और n बराबर, बस इतना दोनों फार्मूला पता है तो इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, इसके का क्वेश्चन और कर लीजिए, आपके कमांड हो जाए। लिखिए, इसी इसी का कॉपी किया है 2022 पीजीटी वाला। देखिए, किसी पदार्थ की अर्धायु 1600 वर्ष है, किसी पदार्थ की अर्धायु 1600 वर्ष है, टी हाफ कितना है, 1600, ठीक है, 6400 वर्षों बाद, माने कुल समय कितना दिया है, 6400 वर्षों बाद कितनी मात्रा अवशेष रह जाता है, बराबर